बात ये नहीं है मार्शल लॉ था और मार्शल लॉ अब नहीं है। बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी तमाम हदें क्रॉस कर ली हैं और जहाँ तक नहीं जाना था वो उससे भी आगे चले गए हैं। अपने मुल्क अपने रियासत के ख़िलाफ़ भी वो आगे हैं। लेकिन ये चूँकि बरह रास्त बच्चे भी एस्टेब्लिशमेंट के थे और बच्चियाँ भी एस्टेब्लिशमेंट की थीं, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ही उनको डील कर सकती थी, टैकल कर सकती थी। बाकी किसी के बस की बात उन्होंने रहने भी नहीं दी थी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मार्शल लॉ और नो मार्शल लॉ, हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं और मार्शल लॉ भी होता है, और कभी मार्शल लॉ नहीं होता तो हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद मार्शल लॉ बन जाता है। हमारी सिविलियन हुकूमतें भी मार्शल लॉ की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। ये हमारे एक पहली दफ़ा नहीं हो रहा जो कुछ किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक ने जब पॉलिटिकल वर्कर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, लीडर बनने के लिए आ जाते हैं, तो फिर सज़ा सबकी एक की तरह की है। मार्शल लॉ जो है हर पार्टी के अंदर है, वहाँ जमहूरियत कभी आई नहीं, क्योंकि वहाँ की लीडरशिप को पकड़ के डाल दिया जाता है। खा भुट्टो हो, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो या मियाँ नवाज शरीफ हो, जब उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ देंगे, आखिरी उम्र तक ले जाएंगे, फांसियाँ लगेंगी, तो फिर उन्हीं के बच्चों को लोगों ने अपना लीडर बनाना है। तो अभी जो सब कुछ हो रहा है ये कौन करवा रहा है सर? इतनी आज़ादी होती तो मैं खुल के कहता, नाम ले के कहता। इसमें इमरान खान का भी कसूर है, वो उन्हीं के कहने पे आया था, उन्हीं ने मदद की थी। उसका मैं आईनी शाहिद हूँ, देखता रहा हूँ और उसको भी रोकता रहा हूँ। फिर जो लेके आए उनको उसने वो खड़ा हो गया। अब जब वो खड़ा हो गया तो या तो उसका किरदार बहुत ज़्यादा मजबूत होता, वो इसमें 190 मिलियन पाउंड के अंदर इन्वॉल्व ना होता, वो लड़ता। लेकिन उसने अपने आप को पीछे कर दिया। उसकी पार्टी आज नहीं कल कभी जाके इक़्तिदार में आ भी जाए, इमरान खान जो जिम्मेदारी ले ली थी उसको वो नहीं होगा मंजर आम पर। मियां साहब, कल जो आपका वीडियो स्टेटमेंट आया था उस पर शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कल मौजूद थे, उन्होंने बड़ा तफसीली तौर पर आपके स्टेटमेंट पर जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि तैयारा हाईजैकिंग केस का जो मरकजी मुलजिम की हैसियत से गौस अली शाह के साथ उन्होंने जेल काटी, फिर उसके बाद MPO के तहत उन्होंने नज़रबंदी बर्दाश्त की, पार्टी के लिए उस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा जब कोई सामने नहीं आ रहा था, शिकस्त के बाद कारोबार शुरू किया, लेकिन जमात से वाबस्तगी वो कह रहे हैं कि उन्होंने बरकरार रखी, छोड़ के नहीं गए। नहीं, मैं उनका बात यह है, मैंने जो कहा था उन्होंने उसकी तायीद बनाई है, तायीद की है आपके प्रोग्राम में। देखिए ना, वो कारोबार के लिए चले गए, उनका हक था, उन्होंने एयर कंपनी बना ली, ये उनका हक था। लेकिन वो बेचारे, उनको इतना क्रश किया गया कि 6 साल तक, बल्कि 7 साल तक वो कभी भी मंजर आम पे आए ही नहीं है। वो जो कह रहे थे वो मैं उसको भी मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी। लेकिन मैं ये बता रहा था कि जब प्रेशर आता है तो कोई खड़ा नहीं रहता। शायद खाकान साहब समेत उन्होंने खुद मुझे जो बातें की मैंने आपके सामने पेश कर दी। फिर मैं बता रहा हूँ कि वो उन सबको उनकी कुर्बानियाँ 7-8 साल का तवील दौर था। कभी कोई बैठ गया, कोई खड़ा हो गया
खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है। तो जो आज तहरीक इंसाफ वाले जो लोग पकड़े जा रहे हैं, इन्होंने तो जाते ही कहते हैं हम सियासत से भी हमने तौबा ताइब होते हैं, यहाँ इस तरीके से कभी हुआ नहीं है। लेकिन जो मेरी पार्टी के लोग थे, मैं उनकी सबको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। हाशमी साहब, ये नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पार्टी, इसकी क्या कहानी है सर? नहीं, ये उनकी और हमारे दरमियान की बात है, और वो समझ चुके होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उनको सिर्फ ये बता रहा था कि 91 के अंदर जो जैसा कि सियासत ये कर रहे थे हमारे एजाज उल हक भी और अपना शाहिद खान साहब की भी उसके ऊपर मैं एक हल्की सी बात उनको छेड़ने के लिए की है। मैं सब ये बताने के लिए कि मेरी याददाश्त जो है, आप तो बता रहे हैं 2000 की, मैं आपको 1990 की जैसा कि सर याददाश्त के लिए अपनी थोड़ा सा कुछ और बता दें। आप कह रहे हैं कि ये आपस की बात थी, तो आपस की बात तो सर बंद कमरों में हो रही होती है ना। अब आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बात छेड़ दी है, तो ऑब्वियसली आवाम भी जानना चाह रही है। बात सिर्फ यही थी कि जो ये जनरलों के बच्चे MNA बन के आ जाते थे, उसी वक्त भी वो हम उनको वो संजीदा पॉलिटिक्स करते ही नहीं थे। बाद में शाहिद खान को वो तो वज़ीर आज़म बन के अल्लाह उनको फिर भी बना दे, मुझे तो कोई तरह। मैं कहता हूँ कि ये सारे जो हैं वो हमने इनको कहना शुरू किया और वो एजाज उल हक बन गए नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिशियन का उन्होंने नाम दे दिया, और सब उनसे खिताब भी यही करते थे। ये उसके सेक्रेटरी जनरल बन गए और एजाज उल हक जो है वो उसके सदर बन गए। नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पार्टी, ये नाम किसने दिया था? हाँ, हमीद रोखड़ी साहब थे, मियाँ वाली से। अब उनका बेटा है सियासत में, हमीदुल्लाह रोखड़ी। उस वक्त तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे? जी, हमारा हिस्सा थे। वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर की कोई रजिस्टर्ड पार्टी तो नहीं थी। वो तो हम सब फिर इनको नॉन सीरियस कहते थे, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम ही नॉन सीरियस पार्लियामेंटेरियन पार्टी रखते थे। आपने ये भी दावा किया था कि जिस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपने छोड़ी थी उस पार्टी को, तो उस वक्त आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए भी कहा गया था। सर, ये किसकी तरफ से कहा गया था? नहीं, वो ये एक मीटिंग थी, मुझे कन्वे किया गया था। मेरे दोस्त हैं, अपना हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि भाई एक ये सूरत है, आप अगर इस्तीफा ना दें और वहीं पार्टी में रहें, तो चूँकि वो मुझे लेके भी गए थे अपना इंसाफ पार्टी के अंदर, तो मैंने जब छोड़ा, उनको पता था कि मैं जो बातें उन्हें बताई थी, इमरान खान उससे डिफेंड करना चाहता था, तो वो मुझे कह रहे थे कि एक रास्ता है। फिर मुझे कहा था, सवाद से थी हमारी MNA और 3-4 और MLA थे जो असम्बली के अंदर बैठे थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हम 14 मेंबरान की पार्टी बना लेते हैं और उसका आप हेड होंगे, और उसका आपका स्टेटस जो होगा वो नवाज शरीफ के साथ ही आप बैठ के सियासत करेंगे। मैंने कहा कि मैं पार्टियों को तबाह करने का कभी मैं नहीं सोचा, मैं तहरीक इंसाफ को भी तबाह नहीं करना चाहता। आप PTI और इन लोगों का 99 के दौर से सर मवाजना कर रहे होते हैं, लेकिन क्या ये वही लोग नहीं है सर जिन्होंने जेलें काटी हैं सर, सजाएं भुगती हैं, लेकिन अपनी पार्टी नहीं छोड़ी? अब ख्वाजा साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, इन्होंने 16 महीने ये जेलों में रहे हैं। फिर इसके अलावा ख्वाजा आसिफ तकरीबन उन्होंने 6 महीने की जेल काटी है। एहसन इकबाल साहब 2.5 महीने जेल काट कर आए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी तकरीबन 7 महीने जेल काट कर आए। तहरीक इंसाफ के लोग तो सर 2 दिन के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं और ऑब्वियसली पार्टी छोड़ने आ जाते हैं या ओहदे छोड़ने आ जाते हैं। सलमान रफ़ीक ने इन सबसे ज़्यादा भी जेल काटी है, साद रफ़ीक ने भी काटी है। खुद
ख्वाजा आसिफ ने काटी है, शायद खाकान अब्बासी उस वक्त भी काटी है, फिर भी अब भी काटी है। मैं ये नहीं कह रहा था कि कौन पार्टी के साथ था या नहीं था। शेख रशीद जो है उसने भी उस वक्त काटी, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा था पार्टियों में ये चीज़ें बन जाती हैं कि वो सबसे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ का करीबी कैबिनेट के अंदर शेख रशीद था, फिर सबसे बड़ा दुश्मन भी शेख रशीद बना बैठा था। हालांकि उसको मेरा एहसास करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरा मोहतसिब बना के मेरी पूरी पार्टी को हम उसके शेख रशीद के दरबार में हाजिर हो जाता था। मैं वज़ीर कभी नहीं हुआ कि किसी वज़ीर का एहसास दूसरा वज़ीर करे, वज़ीर आज़म होता है हमारा नंबर 1। तो ये बातें मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुर्बानियाँ कम दी हैं। नवाज शरीफ की पार्टी ने बेपनाह कुर्बानी दी है। नवाज शरीफ की लंबी जितनी जो जेद है, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के तीनों दफ़ा ही उठा दिया गया, तो ये कोई कम कुर्बानी है? मेरी कुर्बानियाँ उनके मुकाबले में कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ शायद खाकान के मुकाबले भी मेरी कुछ नहीं है। आप ये चाहते हैं कि मैंने जब मियाँ साहब ने और सब ने ये मैं अपने घर के अंदर बैठा था, तो मैंने जो उस वक्त कौसुम नवाज मुश्किल तरीन वक्त गुजर रहा था, शेख रशीद साथ खड़ा नहीं हुआ था, मैं आके खड़ा हो गया। लेकिन उस वक्त मैं पार्टी से अलग हुआ जब पार्टी पंजाब में भी सर इक़्तिदार थी, मरकज़ में भी मियां नवाज शरीफ जो है कोलिशन पार्टी थी पीपल्स पार्टी के साथ, मैंने अपनी सीट छोड़ी, अपनी बेटी की सीट छोड़ी, और मेरी बेटी तो उसके बाद सियासत में आई भी नहीं है। जावेद हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं वापस तो डिस्कस करते हैं कि बुशरा बीबी गवाह हैं या मुलजिमा हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। क्या बुशरा बीबी का जादू चल गया है? हुकूमत की सारी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं, सब इल्ज़ामात हवा हो गए हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? ये बताने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो 2 नए किरदार सामने आए, एक साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी और दूसरी उनकी करीबी दोस्त फराह गोगी। दोनों पर करप्शन के बेपनाह इल्ज़ामात लगे। पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के एवज रिश्वत लेने की बातें हुई, मंसूबों के ठेकों में किकबैक्स लेने के दावे किए गए, ऑडियो लीक्स में हीरो की अंगूठी की लेन देन और फराह गोगी के मुल्क से अचानक फरार की खबरों ने इन दावों को तक़वियत बख्शी। हुकूमती वज़रा इस मुबैना करप्शन के ताने बाने बनी गाला से जोड़ते रहे। फराह गोगी को बुशरा बीबी की फ्रंट वुमेन करार दिया गया। जिसको कहते हैं गैर सियासी औरत है, उसने एक फाइल पर दस्तखत के बदले 5 कैरेट का हीरा रिश्वत में लिया। बनी गाला से खातून अव्वल के जरिए फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और फिर उस्मान बुज़दार ये काला धन कमाकर हिस्सा वहां पहुंचाते थे। बुशरा साहिबा की आशीर्वाद के साथ अरबों रुपया कमाया। इन सारे इल्जामात के बावजूद साबिक़ खातून अव्वल के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया गया, कोई बुशरा बीबी को अदालत लेकर नहीं गया। उल्टा बुशरा बीबी ने मरियम नवाज को कानूनी नोटिस जरूर भिजवाया, मरियम नवाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। इसी दौरान नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में अपनी इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में तब्दील कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस जहलुम के करीब 450 केनाल से ज़ायद एरासी का है, जो बहरिया टाउन ने अलकादिर ट्रस्ट को अतिया की। इस केस में भी ये साबित होना है कि इमरान खान ने कैसे ट्रस्ट के ज़रिए फ़ायदा उठाया और मलिक रियाज पर मेहरबानी क्यों की। लेकिन इससे जुड़ी एक ऑडियो बहुत पहले मंजर आम पर आ चुकी थी, जिसमें मुबैना तौर पर हीरे की अंगूठी के एवज प्रॉपर्टी टाइकून की साइट के ताले खुलने, पाबंदी ख़त्म करवाने और लेटर जारी करवाने की बातें की जा रही थी। और फोन आया मैंने कहती है बीबी सॉरी कर रही है, माजरत कर रही है। मैं क्या कोई ऐसी गल नहीं, तो सन टाइम लेते। कहते जो चीज देखी गई है वो नहीं मुझे अच्छी लगी, वो खतूने अव्वल हैं, तुम के मुझे बहुत ये तो उनके पास आम चीज है, ये वापस जो कर दिया ला दे। तू पहले और पूछना ना थी ना कितने कैरेट दा चाहिए। मैं पूछे मैं क्या 5 दा मंगवा ला? कह रही है हाँ 5 कैरेट ठीक है।
जिस अंगूठी का पूरे ज़माने में ढंडोरा पीटा गया, नैब की तहकीकात में उस अंगूठी का सिरे से कोई जिक्र ही नहीं है। नैब ने अपनी इंक्वायरी को तहकीकात में ज़रूर बदला है, लेकिन उसमें साबिक़ खातून अव्वल को शामिल ही नहीं किया गया। और जब खातून अव्वल नैब की मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत पहुंची तो नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी तो मतलूब ही नहीं है। और अब खबर आ रही है कि नैब ने बुशरा बीबी को अपनी गवाह करार दे दिया है और उन्हें बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड करने के लिए 7 जून को तलब भी कर लिया है। नैब की जानिब से बुशरा बीबी को अलकादिर ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन से मंजूरी के रिकॉर्ड समेत दीगर दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। अब ये बुशरा बीबी पर मुनहसर है कि वो बतौर गवाह नैब के साथ ताउन करती हैं या नहीं करती, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि नैब उनकी ज़ात पर उंगली नहीं उठा रहा। क्या हुकूमत भी अपने तमाम तर इल्ज़ामात वापस ले लेगी? ये बड़ा सवाल है।